हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्टिवली भी और जनरली भी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कैलोरीज और प्रोटीन्स की इनएडिक्वेट इंटेक की वजह से होता है। जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स और प्रोटीन की इंटेक में एक बड़ा गैप हो, जिसको फूड गैप कहते हैं। फूड गैप के अलावा प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बॉडी प्रोटीन को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। ऐसा किसी इन्फेक्शन या किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मालन्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन दी है वो है द सेलुलर इम्बैलेंस बिटवीन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंड द बॉडीज डिमांड फॉर देम टू एंश्योर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड स्पेसिफिक फंक्शंस। मतलब जहाँ पर बॉडी की डिमांड और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई में एक इम्बैलेंस आ जाए, जिससे कि बॉडी के जो न्यूट्रिएंट नीड्स हैं वो पूरी ना हो पाए, ऐसी कंडीशन में बॉडी मालनरिश्ड हो जाती है। ईयर 2000 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिसर्च में ये पाया था कि 181.9 मिलियन पीपल डेवलपिंग कंट्रीज में मालनरिश्ड हैं। इसके अलावा 5 साल से कम उम्र के 149.6 मिलियन चिल्ड्रन मालनरिश्ड हैं इन टर्म्स ऑफ वेट फॉर एज। आगे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहली टर्म है अंडरवेट। अंडरवेट उस कंडीशन को कहते हैं जब किसी चाइल्ड का वेट उसकी एज के अकॉर्डिंगली कम हो। सेकेंड टर्म है स्टंटिंग। स्टंटिंग उस कंडीशन को कहते हैं जब किसी चाइल्ड की हाइट उसकी एज के अकॉर्डिंगली कम है। और लास्ट टर्म है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब है लेसर वेट फॉर हाइट, मतलब कि जब किसी चाइल्ड का वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंगली कम हो, इस कंडीशन को हम वेस्टिंग कहते हैं। चिल्ड्रन में प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं? पुअर वेट गेन और वेट लॉस, स्लोइंग ऑफ लीनियर ग्रोथ, बिहेवियरल चेंजेस सच एज इरिटेबिलिटी, एपैथी, डिक्रीज्ड सोशल रिस्पॉन्सिवनेस, एंजाइटी, अटेंशन डेफिशिएंसी, ये सब प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स हैं। अब बात करते हैं एटियोलॉजी की। कौन कौन से कारणों की वजह से प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के लिए। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का सबसे बड़ा रीज़न है पॉवर्टी। पॉवर्टी की वजह से फूड अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। लोगों को ओवर क्राउडेड प्लेसेस पर अनसैनिटरी कंडीशंस में रहना पड़ता है, जहाँ पर चाइल्ड की केयर पूरी नहीं हो पाती। बच्चा अगर बीमार हो जाए तो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, और इन्फेक्शंस की वजह से बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस और भी डाउन चला जाता है। सेकेंड रीज़न है पुअर इन्फेंट एंड चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। आपने देखा ही होगा कि कई जगह पर लैक्टेटिंग मदर्स एज अ लेबरर काम कर रही होती हैं, उनके बच्चे भी उनके पास वहीं पे ही होते हैं, लेकिन उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता कि वो बच्चे को प्रॉपरली फीड करवा पाएँ, और ना ही वो खुद प्रॉपरली खाना खा पाती हैं। अब जब मदर का ही न्यूट्रिशनल स्टेटस इतना डाउन होगा तो वो बच्चे को कैसे प्रॉपरली फीड करवा पाएंगी, कैसे उसका ध्यान रख पाएंगी। तो ऐसी कंडीशंस में बच्चे के मालनरिश्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला रीज़न है डिप्राइव्ड मैटरनल केयर। आजकल क्या होता है कि जो वर्किंग मदर्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने वर्क प्लेस पर ही रहती हैं, और घर में बड़े बुजुर्ग या फिर नैनीज बच्चों का ख्याल रखती हैं। ऐसे में अक्सर बच्चे को शांत करवाने के लिए या फिर उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो बच्चे को चॉकलेट्स, चिप्स, ऐसे पैकेज्ड फूड दे देते हैं जो कि हेल्दी नहीं होते। और ये सब खाने के बाद ही बच्चे का पेट भर जाता है तो वो न्यूट्रिशनल फूड कैसे खाएगा। ऐसे में उसके मालनरिश्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई बर्थ ऑर्डर्स और लार्जर फैमिलीज़ में मालन्यूट्रिशन के इंसिडेंसेस ज़्यादा होते हैं। अगला फैक्टर है कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिसेस। कई फूड टैबूस भी न्यूट्रिशनल स्टेटस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। कई कम्युनिटीज़ एक पर्टिकुलर टाइप के फूड को अवॉइड करती हैं, जिसकी वजह से उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। एनिमल प्रोडक्ट्स को लेकर, मिल्क प्रोडक्ट्स को लेकर कई तरह की फूड टैबूस होती हैं, या कुछ ऐसी भी फूड टैबूस होती हैं कि प्रेगनेंसी में ये फूड अवॉइड करना चाहिए या ये फूड खाना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें भी न्यूट्रिशनल स्टेटस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। अगला रीज़न है माइग्रेशन। माइग्रेंट्स जो स्लम्स में रहते हैं वो भी फूड अफोर्ड नहीं कर पाते, जिससे कि उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। आगे हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। पहला फैक्टर है मैटरनल मालन्यूट्रिशन। मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस एक बड़ा रोल प्ले करता है चाइल्ड के न्यूट्रिशन में। अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना पूरा ख्याल रखती है तो बच्चे भी हेल्दी होंगे।
लेकिन अगर मदर मालनरिश्ड होगी तो बच्चे भी अंडरवेट होंगे। तो मैटरनल न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगला फैक्टर है पुअर डाइट। लो प्रोटीन कंसंट्रेशन वाला फूड कंज्यूम करने से, जैसे कि ओवर डाइल्यूटेड मिल्क फॉर्मूलाज या फिर बल्कि वेजिटेबल्स खाने से, इनसे स्टमक तो फिल हो जाता है लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, यानी कि प्रोटीन और कैलोरीज की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। अगला फैक्टर है इन्फेक्शियस डिजीज़। डायरियल डिजीज़, मिसल्स, रेस्पिरेटरी डिजीज़ एंड अदर इन्फेक्शंस, दे रिजल्ट्स इनटू नेगेटिव प्रोटीन एंड एनर्जी बैलेंस। इसके अलावा इंटेस्टिनल पैरासाइट्स भी अनीमिया और डायरिया जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आगे है एनवायरमेंटल फैक्टर। पहला फैक्टर है अनसैनिटरी लिविंग कंडीशंस। ओवर क्राउडेड प्लेसेस जहाँ पर फूड और वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, ऐसे प्लेसेस पर लोग अनसैनिटरी लिविंग कंडीशंस में रहने पे मजबूर हो जाते हैं और उन्हें कंटेमिनेटेड फूड और वाटर भी कंज्यूम करना पड़ता है, जिससे उनमें इन्फेक्शंस और डायरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला फैक्टर है फूड स्कार्सिटीज़। ऐसी कंडीशन जिसमें फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और इतनी कम हो जाती है कि लोगों को जो कुछ भी अवेलेबल होता है वही उनको कंज्यूम करना पड़ता है, और उस टाइम पे ये नहीं देखा जाता कि ये फूड न्यूट्रिशियस है या नहीं, जो कुछ भी अवेलेबल होता है वही कंज्यूम करना पड़ता है। फूड स्कार्सिटीज़ कौन कौन से कारणों की वजह से होती है? इसमें पहला है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ड्यू टू बैड स्टोरेज कंडीशंस, इनएडिक्वेट फूड डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चरल पैटर्न्स, ड्रॉट, फ्लड्स, अर्थक्वेक, वॉर्स, फोर्स्ड माइग्रेशन। इन सब रीजंस की वजह से फूड स्कार्सिटीज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड एफ्लाटॉक्सिन्स। ड्यूरिंग इन्फेक्शंस बॉडी में बहुत सारे फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन्स के लिए काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। प्रोटीन इन ऑक्साइड्स के हार्मफुल इफेक्ट को कम करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स इन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन मालनरिश्ड चाइल्ड में इन दोनों ही न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, जिसके कारण इन्फेक्शंस या एफ्लाटॉक्सिन्स की प्रेजेंस में काफ़ी सारे फ्री रेडिकल्स बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, ये लीवर तक डैमेज कर सकते हैं। लास्ट है एज ऑफ होस्ट। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हर एक एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन मोस्टली इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इस टाइम में उनकी बॉडी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही होती है, जिसके कारण अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लें तो उन्हें मेरास्मस और क्वाशियरकर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेरास्मस 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा कॉमन है और क्वाशियरकर 5 साल तक के बच्चों में कॉमन है। अगर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही हैं तो ये उनके न्यूबॉर्न किड की ग्रोथ, न्यूट्रिशनल स्टेटस या सर्वाइवल रेट्स पर इफ़ेक्ट डालता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एल्डरली पीपल को भी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन उनमें ऐसा मोस्टली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की अल्ट्रेशंस की वजह से होता है। आगे है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से क्वाशियरकर, मेरास्मस, मेरास्मिक क्वाशियरकर, न्यूट्रिशनल डवार्फिंग और स्टंटिंग, अंडरवेट और सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जैसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।